सुनना, थोड़ा ध्यान सुनना, ठीक है बाबू। पिछला क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि सर अगर कोई ए प्लस में बी प्रोडक्ट बना रहा पी, इसके पास पावर एक्स है, इसके पास पावर वाई है, तो रेट जो होगा, दर जो होगा, वो समानुपाती होगा किसका, ए का मोलर सांद्रण का, बी का मोलर सांद्रण का। और जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो कहाँ पर चला जाएगा, पावर। तो सर जब इसको जोड़ देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, अभिक्रिया की कोटि। जोड़ देंगे तो क्या बोलेंगे उसको, अभिक्रिया की कोटि, एक्स प्लस वाई। जो कि हम बताए थे कि ये वाला जो कोटि पर रहता है, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहता है, बराबर रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। पिछला बार भी हम बताए थे, जैसे कि एग्जांपल हम बताए थे बाबू, 2NH3 जो था वो बना रहा था N2 प्लस में 3H2। तो जब इस पर हम लोग रेट अप्लाई कर रहे थे, दर अप्लाई कर रहे थे, तो हो रहा था KNH3 की पावर 0। हम लोग को लग रहा था कि यही वाला दो उठ कर यहाँ पर आएगा, लेकिन दो नहीं आ रहा था, आ कितना रहा था, 0। कितना आ रहा था बाबू, 0। बाबू कोई चाहिए तबीयत, बाकी थोड़ा क्या गुंडा क्लास है तो बाबू, क्लास था एकदम कटोरा हो, दो सर काट देंगे। जो अभी पानी उनी पी रहे थे, बात कर रहे थे, तो वो सब काट देंगे। काजी लैब नहीं रहेगा उसमें नहीं कटेगा ना, इसीलिए तो नहीं चलाते लैब। आया बात समझ में। लैब तब चलता है ना जब बच्चा लोग नहीं रहता है। थोड़ा कुछ समझा करो। इकल्ले हम जो आ रहे हैं अपना पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे लोग ज्यादा बकैती नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं बकैती कर रहे, टमुंडू गुंडू कटुक कुटुक कुटु काटू टकुनुंडू, ले कुछ भी बोल रहे हैं। सब जा रहा है ससुरी। सुनो, सुना भाई, ध्यान से सुनना। पिछला क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, पढ़े ये थे कि जैसे कि 2N2O5 जो है वो बना रहा 4NO2 प्लस में O2। अभी तो आप लोगों को लग रहा होगा कि सर अगर इस पर हम लोग अभिक्रिया का दर अप्लाई करते हैं तो वो अभी समानुपाती होता है किसका, अभिकारक के मोलर सांद्रण का। पावर कहाँ चला जाएगा सर, दो पे, यानी दो चला जाएगा पावर। तो तुम लोग को लग रहा होगा सर इस समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट आएगा के N2O के पावर दो, लेकिन दो नहीं होता है, एक होता है। सर कैसे, इसी चीज को आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। जितना प्रॉब्लम हो रहा था कि सर यहाँ पर जो पावर था वही पावर यहाँ पर आना चाहिए लेकिन नहीं आता है, कभी कभी आता है और कभी कभी बराबर हो भी सकता है। आज देखने वाले कब होगा और कब नहीं होगा। ठीक है, तो टॉपिक बना लो बाबू, अभिक्रिया का क्रिया विधि, टॉपिक बना लीजिए। अभिक्रिया का क्रिया विधि, इसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। इसमें भी पहला जो पढ़ेंगे बाबू, एलिमेंट्री रिएक्शन।
सुनो, थोड़ा समझ लेना, फिर उतारते रहना भाई, कोई दिक्कत नहीं है उतारने में। सुन रहा क्या बोल रहे हम? पहले समझ लेना है, उसके बाद उतारते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत? चलो आज, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का क्रियाविधि। अभिक्रिया का दो क्रियाविधि होगा बाबू, एक एलिमेंट्री रिएक्शन यानी कि प्राथमिक अभिक्रिया, और एक जो होगा वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एक जटिल अभिक्रिया। दोनों अभिक्रिया पढ़ेंगे तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि किसी में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो था वो बराबर हो रहा था कोटि के, और किसी में बराबर नहीं हो रहा था, वो दोनों इसी अभिक्रिया से पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि प्राथमिक अभिक्रिया क्या होता है। हम ऐसा लिखें, समझना, उदाहरण देते हैं भैया एक बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं, एकदम सिंपल सा उदाहरण देते हैं। उदाहरण ये है कि कोई H2O2 जो है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है, वो H2O प्लस में हाफ O2 बना रहा। ठीक भैया, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन दो, यहाँ ऑक्सीजन एक, और दो दो कट जाएगा तो यहाँ एक ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो टोटल इधर भी कितना हो जाएगा? दो। अब कोई बच्चा इस पर बोला भैया रेट जो हो जाएगा सर, दर जो होगा वो अभिकारक के मोलर सांद्रण के क्या होता है? समानुपाती होता है। मोलर सांद्रण को किससे दिखाते हैं सर? बड़ा ब्रैकेट से। मोलर सांद्रण के समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट क्या आएगा? के। H2O2 पावर में कितना रहेगा? 1। कितना रहेगा पावर में? यहाँ कितना है? क्या सर जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणक है क्या वही पावर में है? अगर आप लोग को वैसा दिख रहा कि जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणक में है वही पावर में सेम टू सेम दिख रहा, यानी कि वो अभिक्रिया एक चरण में पूरा हो रहा। कितना चरण में? कितना चरण में? तो जितना भी अभी तक हम एग्जाम्पल बताए थे जिसमें स्टोकियोमेट्रिक गुणक जो था वो पावर के बराबर हो रहा था, वो सारा का सारा प्राथमिक अभिक्रिया है। सर आपका कहने का मतलब है कि प्राथमिक अभिक्रिया एक चरण में पूरा होता है? हाँ, वैसा अभिक्रिया जो एक चरण में पूरा होता है उसे प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं। और प्राथमिक अभिक्रिया में अगर वो एक चरण में पूरा हो रहा तो जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणक रहेगा वो हमेशा पावर के बराबर होगा। जैसे कि सर एक एग्जांपल और बताइए, ऐसा मान लेते हैं, ये एग्जांपल नंबर मेरा 1 था बाबू, ठीक है। एग्जांपल नंबर हम दूसरा मान लेते हैं कि कोई ए प्लस में बी जो है वो बना रहा था पी। तो तुम लोग क्या बोलेगा कि सर अभी, ऐसा मान लेते हैं कोई ए, एक सेकेंड, ए प्लस 2B जो है वो बना रहा AB2। ठीक है भाई, अब तुम इस पर अप्लाई किया अभिक्रिया के दर, तो बोल रहा कि सर अभिक्रिया का दर जो होगा यानी रेट जो होगा वो समानुपाती होगा अभिकारक के मोलर सांद्रण का सर, और जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा पावर में चला जाएगा। समानुपाती का चिन्ह हटा, कांस्टेंट क्या आएगा? के। ए और बी के पावर 2, तो 2 और 1 कितना हो गया बाबू? 3। क्या यहाँ पर ए के पास कितना था? सबको बोलेगा बाबू ए के पास कितना था भाई? क्या वही वाला 1 यहाँ पर है? तो बी के पास कितना था भाई? क्या वही वाला यहाँ पर है? क्या स्टोइकियोमेट्रिक गुणक पावर के बराबर है? यानी ये अभिक्रिया कितना चरण में पूरा हो रहा होगा? अगर कोई अभिक्रिया एक चरण में पूरा होता है तो उस दौरान हमारा स्टोइकियोमेट्रिक और जो घात होगा, जो कोटि होगा, वो दोनों क्या होगा? तो जिस जिस अभिक्रिया में दोनों बराबर दिख रहा था, तुम लोग अनुमान लगा लेना कि वो अभिक्रिया कितना चरण में हो रहा होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वैसा अभिक्रिया, वैसा जो एक चरण में पूरा होता है उसे प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं। हाँ या नहीं? प्राथमिक अभिक्रिया में स्टोइकियोमेट्रिक गुणक मोलर सांद्रण के घात के, कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? बता लीजिए बाबू, लिख देते हैं।
1 मिनट स्टॉप करके समझ लो, फिर उतारते रहना। एलिमेंट्री रिएक्शन प्राथमिक अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया जो एक चरण में पूरा होता है उसे प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं। एक चरण में पूरा होगा तो प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं। प्राथमिक अभिक्रिया में स्टोइकियोमेट्रिक गुणक, प्राथमिक अभिक्रिया में स्टोइकियोमेट्रिक गुणक अभिकारक के मोलर सांद्रण के घात के, अभिकारक के मोलर सांद्रण के घात के, कोई दिक्कत, यानी जिस जिस अभिक्रिया में स्टोइकियोमेट्रिक गुणक और अभिकारक के मोलर सांद्रण के घात दोनों बराबर दिखेगा, वो समझ लेना अभिक्रिया कितना चरण में पूरा होगा, वो कौन सा अभिक्रिया होगा बाबू। कोई दिक्कत, चलो उतार लो, उतार ली सभी लोग। पहला वाला प्राथमिक अभिक्रिया में किसी को दिक्कत, चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा जो हो जाएगा बाबू कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कौन सा बाबू, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, जटिल अभिक्रिया। उतारना नहीं है, समझना है, उसके बाद फिर हम लिखेंगे, फिर आप लोग उतारिएगा। मानते हैं कि 3 लाई का है, कितना लाई का है, 3 लाई का है। कितना लाई का है, 3 लाई का है। 2 लाई का, ये 3 लाई का, ठीक है। ये मान लेते हैं ये कलर का बा, और ये मान लेते हैं ई कलर के बा, टोटल 3 लाई का बा, ठीक है। एक का स्पीड बा 2 मीटर पर सेकेंड, एक के बाद 3 मीटर पर सेकेंड, एक के बाद 4 मीटर पर सेकेंड, और हम बानी यहाँ पे, हम अपन फोटो नहीं खे बना, क्योंकि हमार फोटो बढ़िया ना बनी, हम ऐसा नहीं दिख यहाँ पर, हम यहाँ पे, और मेरा सिर्फ एक ही शर्त है कि तीनों जब तक हमारे पास पहुंचेगा नहीं तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं। तो बताओ हमारा वेट करने का जो समय होगा वो किस पे डिपेंड करेगा तीनों में, नहीं, सिंपल सा लॉजिक है, ए पे, बी पे, सी पे। हमारा यहां से हम क्या बोल रहे, मेरा एक ही कंडीशन है कि जब तक तीनों इस जगह पे नहीं पहुंचेगा तब तक हम यहां से जाने वाले नहीं है। तो बताओ अगर हम यहां से जाएंगे, अगर हम यहां से, तो हम लोग, मेरा टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, ये तीनों पे, तो ये तीनों पर नहीं, किसी एक पर ही टाइम डिपेंड करा कि बताओ किस पे टाइम डिपेंड करेगा, तो वो पहुंचेगा तब हम जाएंगे। सी पे डिपेंड करेगा। पता नहीं तुम लोग कौन सा ग्रह से आते हो, हमको ये नहीं समझ में आता है, बड़ा अजीब लोग है। छोटा सा तो क्वेश्चन है भाई कि 3 है, लड़का है ए बी सी, 2 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है, इसका 3 मीटर पर सेकेंड, इसका 4 मीटर पर सेकेंड। हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं, बोल रहे कि ये तीनों पहुंचेगा तभी हम यहाँ पर जाएंगे, यानी मेरा यहाँ वेट करने का समय जो है वो डिपेंड किस पर करेगा, ए पर, क्योंकि स्लो यही है, स्लो यही है, ये सब पहले पहुंच जाएगा, ये पहुंचेगा तो हम चले जाएंगे, यानी मेरा रेट किस पे डिपेंड कर रहा, किस पे डिपेंड कर रहा। सपोज दैट कि मेरा एक ही स्टूडेंट होता, बोलेगा भैया वो आएगा तो हम जाएंगे, तो मेरा स्पीड किस पर निर्भर कर रहा था, मेरा जाने का टाइमिंग किस पर निर्भर कर रहा था, एक ही तो है, तो केवल इस पर निर्भर कर रहा था। लेकिन अगर हमारा 3 है, तो 3 है तो उसमें चुनेंगे मेरा किस पर निर्भर कर रहा, किस पर निर्भर कर रहा, तो जो स्लो है उस पर निर्भर कर रहा है, किस पर निर्भर कर रहा। उसी प्रकार अगर कोई अभिक्रिया अगर एक चरण में पूरा हो गया तो जो मेरा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वही कहाँ चला जाएगा, पावर पे, कोई दिक्कत होने वाला, क्योंकि एक ही चरण में हो ही रहा भैया। लेकिन अगर कोई अभिक्रिया एक से अधिक चरण में पूरा हो रहा, मान लेते हैं कि ए बी सी 3 चरण में हो रहा, जो कि बहुत तेज है, ये फास्ट है,
ये वेरी फास्ट है, बहुत तेज है। ये फास्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा तेज नहीं है, और ये स्लो है। तो बताओ हमारा अभिक्रिया का दर किससे निकालेंगे? स्लो वाला से। कि जब तक स्लो वाला कंप्लीट नहीं होगा तब तक पूरा अभिक्रिया कंप्लीट। तो अभिक्रिया कब कंप्लीट होगा ये निर्भर करता है कि स्लो वाला कब खत्म होगा। हाँ या नहीं? हम यहां से कब जाएंगे ये निर्भर करता है कि स्लो वाला मेरे तक आ रहा। बात समझ में? तो वैसा अभिक्रिया जो एक से अधिक चरण में पूरा होता है उसे जटिल अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बाबू? जटिल अभिक्रिया कहते हैं। आ गया समझ में? तो फिर हम लोग पढ़ते हैं भैया क्या होता है जटिल अभिक्रिया, इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। आप लोग साथ में लिखते चलेंगे। वैसा अभिक्रिया जो एक से अधिक चरण में पूर्ण होता है उसे जटिल अभिक्रिया कहते हैं। जटिल अभिक्रिया में जटिल अभिक्रिया में अभिक्रिया का दर मंद चरण पर निर्भर करता है। मंद चरण को दर निर्धारण चरण कहते हैं। यानी कि रेट डिटरमाइनिंग यदि मंद चरण मध्यांतर को रखता है तो अभिक्रिया का दर के इक्यू से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से सॉल्व करते हैं। जो जहां लिख रहे हो वहां पर स्टॉप करके पहले समझ लेते हैं, फिर आप लोग उतारते रहिएगा, मेरा भर जाएगा। तो सुनो, कुछ कुछ लाइन बहुत बढ़िया लिखा गया तो उसको समझते हैं। एक हम जनरल रिएक्शन मानते हैं भाई, एकदम जनरल रिएक्शन मानते हैं कि 2NO2 प्लस में F2 जो है वो 2NO2F2 बना रहा। ठीक है, अभी आप लोग को लग रहा होगा, एकदम रियलिटी बताते हैं, अभी आप लोग को लग रहा होगा कि सर बहुत आसान है भाई, अगर इसको हम अलग से करके दिखा दे तुम लोग को लग रहा होगा सर सिंपल तो है। हम लोग अप्लाई कर देंगे रेट बराबर दर बराबर दर जो होगा वो अभिकारक के मोलर सांद्रण क्या होगा, समानुपाती होगा। यानी कि NO2 और F2 का, और जो भी स्टोइकियोमेट्रिक गुणक होगा कहां पर चला जाएगा, कोटि में। यानी 2 और 1 समानुपाती का चिन्ह हटेगा भैया, कांस्टेंट आएगा के NO2 के पावर 2
और F2 के पावर 1, तो 2 और 1 देखने पर कितना लग रहा होगा 3, लेकिन 3 नहीं होगा सर। क्यों? अब आता है एक्सप्लेन करने के बाद। हम बार बार बता रहे थे कि भाई जब मेरा समय आएगा तो हम बताएंगे कि क्यों जो है बराबर होता है, क्यों नहीं होता है। अब आते हैं बताने के। देखो देखने में लग रहा भैया कि अभिक्रिया ये कितना चरण में हो रहा, एक चरण में हो रहा, लेकिन ये 2 चरण होता है। चरण नंबर 1, चरण को ही हम लोग इंग्लिश में स्टेप बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? स्टेप 1। स्टेप 1 में कितना मोल है? 2 मोल। कितना मोल है भाई? अरे कितना मोल? 2 ही मोल। तो उसमें से 1 मोल जो है सबसे पहले NO2 आता है, दोनों फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है और करने के बाद बनाता है NO2F, और एक F को क्या कर देता है? बाहर। और ये चरण जो होता है सबसे पहले 2 में से 1 मोल F2 के साथ जब अभिक्रिया करता है और NO2F बनता है, और जब F को बाहर करता है उस दौरान ये चरण बहुत स्लो होता है, धीरे धीरे होता है। यानी कि ये मेरे लिए कौन सा चरण है? मंद चरण। सर आपको कैसे पता? भाई ये एक्सपेरिमेंटल होता है, प्रायोगिक होता है। तो सर आप करके देखने गए थे? नहीं, बहुत सारा बुक वगैरह NCERT वगैरह में बहुत सारा लिखा रहता है, तो ये हम लोग को याद रहता है, तो ये समझाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप लोग का अगर कभी हम लोग का रहेगा तो सर हम लोग कैसे पहचानेंगे कि एक चरण में हो रहा है कि 2 चरण में हो रहा, और अगर हो भी रहा था कौन सा चरण धीरे होगा, कौन सा चरण तीव्र होगा? आप लोग का एग्जाम में 120% गारंटी हमेशा दिया हुआ रहेगा, हमेशा दिया हुआ रहेगा बाबू। स्लो मंद हमेशा क्या रहेगा? दिया रहेगा। ये मंद चरण है, ये तीव्र चरण हमेशा दिया हुआ रहेगा, बस अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। चलो ये पहला चरण हो रहा। दूसरा चरण में क्या हो रहा? स्टेप 2 में क्या हो रहा कि यहाँ पर 2 मोल था तो 1 मोल आया था, अभी 1 मोल अभी भी क्या हो रहा? बच रहा। ये NO2 और यहां से जो एक F बाहर किया वो उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? NO2F। और जब इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखेगा तो इधर वाला F और इधर वाला F दोनों कट जाएगा। NO2 कितना आ जाएगा? 2NO2। अरे इधर वाला रहेगा तब ना कटेगा भाई। ये F ये वाला F कटेगा, 1 मोल 1 मोल कितना मोल? फिर से ये आ जाएगा। ये कट गया तो बच कौन गया? F2। अब एरो किधर वाला देख लो, ये तो खैर कट गया, ये दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा? 1 और 1 कितना? 2। 2NO2F2। कोई दिक्कत? सॉरी यहाँ पर F2 नहीं होगा भाई, 1 सेकेंड, सिर्फ F होगा, क्योंकि अगर F2 रहेगा तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, और फ्लोरीन है कितना? 2। कोई दिक्कत? और ये वाला चरण जो होता है वो तीव्र चरण होता है भाई। अब हम पढ़ते हैं जो लिखे ऊपर में, एकदम बारीकी से पढ़ते हैं, समझते हैं। वैसा अभिक्रिया जो 1 से अधिक चरण में पूरा होता है उसे जटिल अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है भैया, 1 चरण में होगा? नहीं होगा सर। 1 से अधिक चरण में होगा? बिल्कुल सर। तो अगर 1 से अधिक चरण में होगा तो क्या सारा चरण तो एक गति से नहीं होगा? कोई तो स्लो होगा कि सारा एक गति से होगा? तो जटिल अभिक्रिया में अभिक्रिया का दर मंद चरण पर निर्भर करेगा। अगर 1 से अधिक चरण में होगा तो उसमें से जो सबसे स्लो चरण होगा किस पर निर्भर करेगा? जो सबसे स्लो चरण, मंद चरण पर निर्भर करता है। और मंद चरण को ही हम लोग दर निर्धारण चरण कहते हैं। क्यों? क्योंकि मंद चरण से ही जो हम लोग दर निकालेंगे, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। मंद वाला से कैसे निकालेंगे सर? आ जाओ। ये तीव्र और ये कौन सा है? मंद। इस पर अप्लाई करेंगे, इस पर अप्लाई करेंगे? मंद पर अप्लाई करो। तो मंद वाला पर अगर अप्लाई करेंगे तो हम लोग बोलेंगे सर अभिक्रिया का दर जो होगा, अभिक्रिया का दर जो होगा वो समानुपाती होगा अभिकारक के मोलर सांद्रण का। तो NO2 और F2, पावर यहाँ कुछ नहीं तो कितना है? यहाँ स्टोकियोमेट्रिक गुना कितना है? तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। समानुपाती का चिन्ह हटेगा भाई, और समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट क्या आएगा? पावर कितना हो गया? 2। पावर कितना हो गया? और पावर कितना? देखने में लग कितना रहा था? देखने में कितना लग रहा था, लेकिन हुआ कितना? और ये वाला मेरा क्या है? सही। तो अच्छा अब हमको समझ में आ गया सर कि वैसा अभिक्रिया जो 1 से अधिक चरण में होगा
उसमें हमारा जो स्टोकियोमेट्रिक गुणक होगा जो घात पर जाएगा वो बराबर, यहाँ पर हमको लग रहा था सर होगा 2, लेकिन हुआ कितना 1। ये यहाँ पर हो रहा था 1, यहाँ पर हो गया 1, लेकिन ये तो बराबर नहीं हुआ ना। और बराबर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये अभिक्रिया 1 से, और अगर 1 से अधिक चरण में होगा तो अभिक्रिया का दर किस पर निर्भर करेगा, मंद पर निर्भर करेगा। तो इसीलिए हम लोग मंद चरण को दर निर्धारण चरण कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। अच्छी बात यह है कि यदि मंद चरण मध्यांतर को रखता है, मध्यांतर यानी कि बीच में आ जाए, ऊपर भी तीव्र और नीचे भी तीव्र और बीच में कौन आ जाए मंद, तब हम लोग अभिक्रिया का दर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं वो अभी हम बताते हैं, पहले इसको आप लोग लीजिए। ये समझ में आया, जटिल अभिक्रिया समझ में आया, नहीं समझ में आया? एक एग्जांपल अभी और देते हैं, बशर्ते इस बात का ध्यान रखना है कि जटिल अभिक्रिया 1 से अधिक चरण में पूरा होगा। 1 से अधिक चरण में पूरा होगा तो उसमें से कोई ना कोई एक मंद चरण होगा जिस पर अभिक्रिया का दर निर्भर करेगा। और अगर वो जटिल अभिक्रिया है तो जो स्टोकियोमेट्रिक गुणक होगा वो घात के बराबर होना तो चाहिए था 2, लेकिन हो रहा, होना तो चाहिए था 1 लेकिन हो रहा, हाँ 2 कहाँ हो रहा, 1 ही हो रहा। ठीक है भाई, अब भी एक एग्जांपल दूसरा से समझाते हैं, दूसरा एग्जांपल से समझाते हैं। सुनो एग्जांपल नंबर 2, इससे एकदम गोट्टा समझ में आ जाएगा, गोट्टा कि N2O5 जो है, N2O5 जो है वो 4NO2 प्लस में O2 बना रहा। अगर अभी हम किसी बच्चा को बोले कि बताओ भैया इसका अभिक्रिया का कोटि क्या होगा, मास्टर हमसे अभिक्रिया का कोटि पूछ रहा, आप भी बताता है, बोलेगा रेट, यानी कि जो दर होगा सर वो समानुपाती होगा किसका, अभिकारक के मोलर सांद्रण का, पावर में 2 है तो कितना लिख देगा 2, समानुपाती का चिन्ह हटेगा, कांस्टेंट आ जाएगा K, N2O5 के पावर में 2। अब बोलेगा मास्टर यहाँ पर 2 है तो अभिक्रिया कोटि कितना होगा, अरे कितना होगा, आवाज नहीं आ रहा, कितना होगा 2 होगा। लेकिन 2 आपको कैसे पता सर, भैया हमको याद है, हम लिखते हैं चरण सिर्फ, हाँ वेरी गुड, स्लोवेस्ट चरण पर निर्भर करेगा मास्टर। अब देखना 2 चरण में होता है, स्टेप 1, स्टेप 1 कितना मोल है, 2 मोल, कितना मोल भाई, तो सबसे पहले ये N2O5 जो है वो टूटता है, कैसे टूटता है, NO2 प्लस में NO3 में। देख लो भैया, एक नाइट्रोजन, कितना नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 3 और 2, इधर भी 5 है। तो सबसे पहले ये टूटता है, और ये जब टूटता है वो बहुत धीरे धीरे टूटता है, स्लो टूटता है, स्लो बोले तो मंद चल। अब यहाँ कितना था 2 मोल, कितना बच गया 1 मोल। अब दूसरा चरण में देखना क्या होगा कि ये जो 1 मोल बचा था वो N2O5 और प्लस में यहाँ जो NO3 बनाया वो मिलकर वो बनाएगा 3NO2 3 और प्लस में O2, और ये जो बनाता है बहुत फास्ट बनाता है वो, यानी तीव्र चरण हो जाएगा। अब देखो तो भैया नाइट्रोजन 2 और 1 3, नाइट्रोजन 3 है, 5 और 3 3 दूनी और 2 बैलेंस है, देखना कट के यही ला जाएगा, NO3 कट गया बाबू, N2O5 दोनों सेम है, 1 और 1, ये तो खैर कट गया था ना, 3NO2 और 1 NO2, 3 और 1 और O2 है तो वही आ गया। अभिक्रिया का दर किस पर निर्भर करेगा, मंद चरण पर या तीव्र चरण पर, मंद या तीव्र, अरे मंद चरण या तीव्र चरण, मंद चरण पर। चलो अप्लाई कर दो तो सर रेट जो होगा वो समानुपाती होगा किसका, N2O5। सर आप हमेशा जो है वो समानुपाती करते हैं, मोलर सांद्रण केवल अभिकारक उत्पादक का नहीं करते हैं, यही तो है सक्रिय द्रव्यमान का नियम कि केवल और केवल किस पर निर्भर करता है, अभिकारक के मोलर सांद्रण पर। समानुपाती का चिन्ह हटेगा, कांस्टेंट क्या आएगा भाई कि N2O5 के पावर में 1। लग कितना रहा था, है कितना, क्यों ऐसा चेंज हो गया, क्योंकि यह अभिक्रिया 1 से, और 1 से अगर अधिक चरण में पूरा होगा भैया तो किस पर निर्भर करेगा, मंद चरण पर। ठीक है, समझ में आ गया सभी बचवा।
समझ में आ गया बचुआ? कोई दिक्कत? उतार लीजिए। फिर इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल हम बताते हैं। सुनो, अब तो समझ में आ गया कि भैया कि अगर हमारा, इतना तो समझ में आ गया ना, कि अगर हमारा स्टोइकियोमेट्रिक गुणक अगर घात के बराबर नहीं हो रहा, इसके मतलब वो अभिक्रिया एक चरण में पूरा, एक से अधिक चरण में पूरा हो रहा होगा, और अभिक्रिया का दर किस पर निर्भर कर रहा होगा? मंद चरण पर। लेकिन एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस लिखवाए हैं हम पिछला में, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। यदि मंद चरण मध्यांतर को रखता है तो अभिक्रिया का दर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से सॉल्व करते हैं, साम्यावस्था स्थिरांक से सॉल्व करते हैं। कैसे, इसका भी एक एग्जांपल देते हैं हम, थोड़ा एकदम ध्यान से सुनना भाई। और नहीं समझ में आए तो जब हम अपलोड करेंगे तो इस चीज को बार बार रिपीट करके देख लेना, लेकिन देख लेना भाई। समझते हैं, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। अगर मध्यांतर रखेगा तो क्या करेंगे हम लोग, आ जाओ। हम एक एग्जाम्पल मानते हैं, ये मेरा तीसरा एग्जाम्पल जाएगा ना इसका बाबू। समझना, ध्यान से समझना एकदम। जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलेंगे भाई। हम बोल रहे हैं कि 2NO जो है और प्लस में H2 जो है मिलकर वो बना रहा N2 और प्लस में 2H2। एक बार बैलेंस चेक कर लेते भाई। तो नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना दो, हाइड्रोजन कितना हो गया चार, और दो दूनी बैलेंस हो गया। अगर अभी किसी बच्चे से अगर अभिक्रिया के दर हम पूछते हैं, वो साफ साफ बोलेगा सर कि इस अभिक्रिया का कोटि जो होगा वो समानुपाती होगा अभिकारक के, तो NO के पावर 2 और H2 के पावर भी। क्योंकि सर जो भी स्टोइकियोमेट्रिक गुणक होगा, यानी गुणक यानी दो कहां पर चला जाएगा? सर समानुपाती का चिन्ह हटेगा सर, तो हम लोग इसको लिखेंगे रेट बराबर जो होगा वो KNO के पावर 2 H2 के पावर 2। अभी सर इसका कोटि जो लग रहा है देखने में कितना लग रहा है? 4, लेकिन 4 नहीं होता है सर, क्यों? अब इसका हम लोग चरण देखते हैं। सर आपको कैसे याद है चरण? भाई हमको याद है क्योंकि हम पढ़े। सर आप घर पे चेक किए थे? नहीं भाई, ये प्रायोगिक होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है। ये हमेशा आप लोगों को एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, चाहे फिर वो जेईई का एग्जाम हो, चाहे नीट का हो, और चाहे बिहार बोर्ड के हो। और कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है कि बिहार बोर्ड में नहीं पूछता है, तो पूछता है। क्वेश्चन बैंक जाकर उठा के देखिएगा क्या इससे क्वेश्चन है या नहीं है। कोटि से क्वेश्चन भरा हुआ रहता है। अब देखना चरण हम लिखते हैं। अभी तो लग रहा 4 होगा, 120% गारंटी 4 नहीं होगा भाई। आ जाओ स्टेप 1 में सबसे पहले जो ये 2NO होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, यानी परिवर्तनशील प्रक्रिया होगा। ये क्या बनाएगा? N2O2 क्या बनाएगा बाबू? आपस में चेंज होता है, नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन दो। और ये क्या होता है? फास्ट। क्या होता है बाबू? यानी तीव्र होगा। दूसरा चरण में ध्यान से देखते जाना, ये जो N2O2 बनेगा, ये N2O2 क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा किसके साथ? 2 मोल H2 है ना, 1 मोल H2 के साथ, और बना लेगा N2O और प्लस में H2O। और ये जो होता है क्या होता है? मंद अभिक्रिया होता है, यानी कि स्लो। मिला लो भैया, नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन दो, एक और एक दो, हाइड्रोजन दो। तीसरा स्टेप में देखना क्या होगा, स्टेप थर्ड में, कि भैया ये जो N2O बनेगा वो N2O 2 मोल हाइड्रोजन था तो 1 मोल अभिक्रिया किया है, 1 मोल बचा हुआ, वो 1 मोल अभिक्रिया वापस आएगा और रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? N2 और प्लस में H2O। N2 और ऑक्सीजन इसको दे देगा H2O। और ये भी क्या होता है भैया? फास्ट हो। क्या होगा बाबू? तीव्र होगा। इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमको उधर स्पेस जो मिले वो थोड़ा ज्यादा मिले। क्या हो गया इसको? इतना रोने लगता है?
चलो लिख दिए भाई। सर हमको ये नहीं समझ में आया, नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत, क्योंकि ये आपका दिया हुआ रहेगा, बहुत बारीकी से एक्सप्लेन किए हम कि भैया ये 2NO जो है सबसे पहले बहुत तेजी से N2O2 बनाता है। जब ये N2O2 बन जाएगा तो यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोजन रहेगा, तो 1 मोल हाइड्रोजन लेगा, वो N2O बनाएगा, H2O बनाएगा। ये N2O वापस जो है जो 1 मोल हाइड्रोजन बचा था उसके साथ अभिक्रिया करके N2 प्लस में H2O। देखो क्या ये रिएक्शन वापस आ रहा, चेक करके दिखाते, देखो N2O2 N2O2 कट जाएगा, काट के दिखाते फिर वापस हम लेके चले जाएंगे। चलो काट के दिखाते, N2O2 N2O2 कट जाएगा बाबू, N2O N2O कट जाएगा। अब तो और कुछ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 2NO 2NO, एक H कितना हो जाएगा 2H2। अब इधर देख लो क्या बच रहा, N2 N2 और 1 मोल और 1 मोल 2 मोल, कितना आ गया भाई, कोई दिक्कत, समझ में आ गया भाई। चरण लिखा हुआ मिलेगा हमेशा। अभिक्रिया का दर किस पर निर्भर करेगा, तीव्र चरण पर या मंद चरण पर। मंद चरण में, मंद चरण पर अभिक्रिया का दर अप्लाई कर दो तो क्या बोलोगे सर, रेट बराबर जो होगा के, डायरेक्ट लिख देते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटता है, ऐसे भी तो के आता ही है, के N2O2 के पावर 1 और H2 के पावर 1। अब सुनना भैया, ध्यान से सुनना, हम बताए थे यदि हमारा मंद चरण मध्यांतर रखता है, यदि हमारा मंद चरण मध्यांतर रखता है, यदि मंद चरण मध्यांतर को रखता है तो अभिक्रिया का दर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से सॉल्व करते हैं। किसे सॉल्व करते हैं, आ जाओ भाई देखते हैं। ये वाला जो होना चाहिए हमको अभिकारक की तरह मिलना चाहिए, सेम टू सेम। H2 तो मिल गया, लेकिन यहां होना चाहिए NO, लेकिन हो क्या रहा N2O2। अगर कभी भी ऐसा कंडीशन आएगा तो इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से सॉल्व करेंगे, और इक्विलिब्रियम जो है वो परिवर्तनशील प्रक्रिया पर काम आता है, और परिवर्तनशील प्रक्रिया देखो ये, इसी को हम लोग रिवर्जिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुछ समय के लिए ये जो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, आगे की ओर होने वाला रिएक्शन है, और कुछ समय बाद ये। अभी अगर आगे वाला रिएक्शन के लिए देखें, फ्रंट वाला के लिए देखें, तो ये मेरा रिएक्टेंट हो जाएगा, इधर का एरो इसलिए, लेकिन जब एरो इधर का घूम जाएगा तो ये मेरा अभिकारक और ये चेंज होगा या नहीं होगा। हाँ सर चेंज तो होगा सर, बिल्कुल चेंज होगा। चलो इस पर हम लोग अभिक्रिया के दर अप्लाई करते हैं, रिवर्जिबल पर अप्लाई करो तो भैया। अगर इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेट बराबर के NO के पावर कितना हो जाएगा बाबू, NO के पावर। इस पर भी अप्लाई करेंगे। सर इस पर क्यों अप्लाई करेंगे, ये तो उत्पादक है, उत्पादक नहीं अभिकारक भी है। जब आगे वाला देखेगा तो ये अभिकारक, लेकिन जब पीछे वाला के लिए देखेगा तो इस पर अप्लाई करो। अब तो रेट बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, के N2O2 के पावर 1। ये आगे वाला के लिए है ना, तो फॉरवर्ड रिएक्शन, कोई दिक्कत। ये पीछे वाला है तो बैकवर्ड रिएक्शन। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बटा में रेट ऑफ, एक सेकेंड से, इक्विलिब्रियम बोलता है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलता है कि इक्विलिब्रियम पे कहां पर बाबू, साम्यावस्था पे, कहां पर, अरे कहां पर, साम्यावस्था पर रेट जो होता है अभिक्रिया का दर जो फॉरवर्ड वाला होता है वो बराबर होता है किसका, रेट ऑफ बैकवर्ड वाला। यही है के क्यू, और कुछ नहीं है। रेट ऑफ फॉरवर्ड, जितना तेजी से ये बनेगा उतना ही तेजी से वापस आएगा, जितना तेजी से ये बनेगा उतना ही तेजी से, तो दोनों का स्पीड क्या होगा बराबर, कुछ नहीं, दोनों का वैल्यू रख दो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रख दे के NO के पावर कितना हो जाएगा 2 बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड का रख दो के N2O2 के पावर 1। कोई दिक्कत, हम N2O2 को निकालना चाहते हैं सिर्फ, तो के को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा के बटा के, अरे हाँ या नहीं, और NO के पावर कितना 2, बच कौन जाएगा इधर N2O2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत भाई, के दोनों तो स्थिरांक है, दोनों गुना के कट किस जाएगा, एक नया कांस्टेंट है, इसको मान लो K1, इसको मान लो K2, K1 K1। अगर ऐसा दिक्कत हो रहा था अलग मान लो, गुना होने के बाद
क्या आएगा, एक सॉरी डिवाइड होने के बाद क्या आ जाएगा, भागन होगा भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, भागा होगा। भागा होने के बाद क्या आ जाएगा, एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा बाबू, नया कांस्टेंट आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, ये N2O2 का वैल्यू ले जाके आ जाओ, आंसर आ जाएगा। देखो रेट बराबर के, अरे हाँ या नहीं, और कुछ नहीं करना, N2O2 वैल्यू रख दो। N2O2 वैल्यू कितना, K1/K2 NO के पावर में 2, और बाकी का जो H2 है वो H2 रहने देंगे। कोई दिक्कत बाबू, 1 है तो 1, ये सारा गुना हो गया, एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। हम इसको मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, फलान मान लो, ढकान मान लो, चिलान मान लो, हम इसको K3 मान लाते हैं। कोई दिक्कत, NO के पावर कितना हो गया 2, और H2 के पावर कितना आ गया 1। अभिक्रिया कोटि कितना हो गया भाई, 2 और 1। अभिक्रिया कोटि कितना हो गया, देखने से कितना लग रहा था, हुआ कितना, कुछ नहीं किए, चरण दिया हुआ था, मंद चरण पर हम अप्लाई कर दिए तो ये आ गया। सर ये वाला अभिकारक से मिला रहे थे तो H2 तो मिला, लेकिन ये वाला नहीं मिला, और ऊपर से हमारा मंद चरण कहां पर आ रहा था, मध्यांतर में, बीच में। इसलिए इस पर हम लोग कहा किए कि इसको अगर कभी भी मंद चरण में रहेगा तब हम लोग अभिक्रिया का दर किससे निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, दर स्थिर दर साम्यावस्था स्थिरांक से। तो कैसे होता है भैया, तो वो होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ, तो रिवर्सिबल पर अप्लाई कर दिए, इस बार रेट अप्लाई कर दिए और एक बार बैकवर्ड अप्लाई कर दिए। और हम लोग जानते हैं कि साम्यावस्था पर रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू, दोनों रख दिए वैल्यू। अब बस इसको इधर ले आया और NO2 वैल्यू रख दिए, यहाँ पर आंसर आ गया। हमेशा ऐसा ही रहेगा, कोई चेंजिंग सर, कोई चेंजिंग नहीं, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 2 3 4 5 बस यही होने वाला है, और इससे ज्यादा कोई चेंजिंग, हो सकता है एक बार यहाँ पर NO हो तो अगला बार H2O हो। भैया ये मान लो ऐसा है, सुन लो, ये 4 मान, इसका वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू मान लेते हैं 5 है, और इसका वैल्यू मान लेते हैं 2 है, तो दोनों कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10, एक नया आ गया। तो इससे सब गुण होने के बाद एक नया आ जाएगा। अरे नहीं आया जी, पहले 4 था, 5 था, 2 था, 4 था, 5 था, 2 था, कट छट के 10 आ गया, तो इसको नया मान लिया K3। आया बात समझ में, अरे कटने छट सब स्थिरांक ना है, कटने छटने के बाद एक नया आएगा, उसको मान लिए, क्या होगा ये, तुम जो भी मान लो, कोई फर्क, हमको मतलब किससे, कोटि से, कोटि कितना आ रहा, और अगर हमारा जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणक है वही अगर घात के बराबर नहीं हो रहा, यानी वो अभिक्रिया एक से अधिक चरण में पूरा हो रहा, कोई दिक्कत। अब समझ में आया जो बराबर नहीं हो रहा था क्यों नहीं हो रहा था, सो अब डॉट सब क्लियर, उतार लीजिए बाबू। तो यहां तक किसी को दिक्कत, बोला जाए वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यानी जटिल अभिक्रिया किसको बोलेंगे, कि वैसा अभिक्रिया जो एक से अधिक चरण में होता हो, और अगर एक से अधिक चरण में होगा सर तो वो सारा का सारा चरण एक गति से नहीं होगा, उसमें से कोई ना कोई मंद चरण होगा जिसमें हम लोग अभिक्रिया का दर अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभिक्रिया का दर किस पर निर्भर करेगा, मंद चरण पर। मंद चरण को हम लोग क्या बोलेंगे, दर निर्धारण चरण। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करेंगे, सारा कंप्लीट होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, क्या बोलता है कि निम्नलिखित क्रियाविधि को प्रस्तावित किया गया है, मतलब नीचे दिया गया है, बोल रहा है कि 2A प्लस में B बना रहा क्या, D प्लस में E। तो A प्लस B जो है जब बनाता है तो वो C प्लस D बनाता है जो कि मंद है, और A प्लस C जो है वो बना रहा है E जो कि तीव्र है। अब बताओ ये अभिक्रिया कितना चरण में हो रहा, तो सर 2 चरण में हो रहा, और अगर ये 2 चरण में हो रहा हो तो अभिक्रिया का दर किस पर निर्भर करेगा, मंद चरण पर निर्भर करेगा। तो हमसे पूछ रहा अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण क्या होगा, निकाल लो भैया। अभिक्रिया का दर जो है वो किस पर निर्भर करेगा, दर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट, वो हम लोग जानते हैं सर, वो समानुपाती होगा किसका, अभिकारक के मोलर सांद्रण का, यानी A का और B का। समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो रेट को हम लोग R से दिखाएंगे, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो K A क्या हो जाएगा B। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। ये देखो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, B। है आसान क्वेश्चन, नहीं समझ में आया, एक और क्वेश्चन बताते हैं, ये रहा।
रासायनिक अभिक्रिया 2O3 जो है वो 3O2 बना रहा। निम्न निम्न प्रकार से आगे बढ़ती है, मतलब ये ऐसा ही होते रहता है। तो बोल रहा कि O3 जो है वो सबसे पहले O2 में और O में चेंज होता है, यानी कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो O प्लस O3 जो है वो 2O2 बना रहा, जो कि पहला चरण जो है वो तीव्र है और दूसरा चरण जो है वो मंद चरण है। तो बोल रहा कि वेग समीकरण क्या होना चाहिए, RK का पावर 2, RO3 के पावर 2, O2 के -1, ऐसा टोटल दिया गया है भैया। इसमें से ये पता करना है कि इनमें से किसका जो है वेग समीकरण सही है। चलो आ जाओ, बताओ किस पर निर्भर करेगा भैया, मन चरण पर। अप्लाई कर दो तो सर रेट बराबर जो हो जाएगा वो दर बराबर जो हो जाएगा वो समानुपाती होगा। किसका, मोलर सांद्रण O का और मोलर सांद्रण O3 का। जो भी रहेगा कहाँ पर आ जाएगा, पावर पर। समानुपाती का चिन्ह हटेगा, कांस्टेंट आएगा K O और O3 के पावर 1। क्या इसमें से कोई ऑप्शन सही है, कोई मिल रहा, कोई भी मिल रहा? O3 के पावर 1, O3 के पावर 1 नहीं मिल रहा। कोई नहीं है, नन ऑफ दिस। नहीं 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 बउआ, ऐसे कैसे? हमारा O के पावर 1 और यहाँ 3 के पावर 1, ये मिस्टेक है। अभी जरूर जो है हम यहाँ पर मिस्टेक किए हैं, ये सुधारना पड़ेगा। क्वेश्चन मिस्टेक अभी जस्ट लिखे थे। चलो ठीक है, कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर लिखने में दिक्कत हो गया वो, कोई दिक्कत नहीं। एक और हम बताए थे, यदि जटिल अभिक्रिया में मंद चरण मध्यांतर को रखता है, यानी कि फास्ट वाला तीव्र वाला ऊपर और एक तीव्र वाला नीचे, बीच में अगर हमारा मध्यांतर रहता है बीच में, तो हम बताए थे कि उस समय अभिक्रिया का दर जो है हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से निकालेंगे, साम्यावस्था स्थिरांक से निकालेंगे। उस पर भी एक क्वेश्चन है, वो भी देखते हैं, आ जाइए। ये देखो क्या बोल रहा कि एक काल्पनिक अभिक्रिया माना गया है कि A2 प्लस में B2 जो है वो 2AB बना रहा है, जो कि नीचे दी गई है। क्या दिया रखा है, A2 जो है वो सबसे पहले A प्लस A, यानी A2 जो है दो भाग में टूटता है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद ये मेरा पहला चरण है, दूसरा चरण में A प्लस B2 जो है वो AB प्लस B बना रहा है, जो कि मंद चरण है। और उसका बाद नेक्स्ट वाला चरण जो है A प्लस B वो बना रहा है AB। सर इसमें मेरा मंद चरण है लेकिन वो मध्यांतर को रख रहा है मास्टर, यानी कि दो तीव्र के बीच में मध्यांतर वाला है, तब उसका अभिक्रिया का दर कैसे निकालेंगे? तो हम बताए थे भैया कि सबसे पहले इस पर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर रेट बराबर जो होगा वो समानुपाती होगा किसका, अभिकारक के मोलर सांद्रण। किस पर निर्भर करेगा भैया, तो मंद चरण पर। तो क्या हो जाएगा KA और B2, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट क्या आएगा, KA और यहाँ क्या हो जाएगा B2। अगर ध्यान से देखा जाए, अगर ध्यान से देखा जाए इसको, तो ये वाला जो होना चाहिए वो जो हमारा कुल अभिक्रिया होता है उससे मैच खाना चाहिए। B2 यहाँ A है, यहाँ A2, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ भी कितना होना चाहिए A2, लेकिन यहाँ पर है क्या A, यहाँ पर क्या है A2, दोनों को मैच करना है। तो हम बताए थे अगर कभी ऐसा होता है, अगर मध्यांतर में रहेगा तो ऐसा होगा, तो फिर हम लोग उससे कैसे निकालेंगे, तो भैया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बोलता है, इक्विलिब्रियम पे हम लोग जानते हैं, हम लोग इक्विलिब्रियम पे जानते हैं, क्या जानते हैं, साम्यावस्था इसी को बोलते हैं बाबू। साम्यावस्था में हम लोग जानते हैं कि रेट जो होता है, दर जो होता है फॉरवर्ड रिएक्शन का, वो बराबर होता है रेट किसका, बैकवर्ड रिएक्शन का। तो एक बार रेट इस पर अप्लाई कर दो, फॉरवर्ड के लिए अप्लाई कर दो, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन पर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेट बराबर K और A2, 1 है तो पावर कितना हो जाएगा 1। हम इसको नहीं भी लिख सकते हैं, इक्वल टू हटा देते हैं भाई, बराबर है तो बराबर। फिर क्या लिखते हैं कि सर रेट बराबर K,
बैकवर्ड के लिए मेरा अभिकारक कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए का मोलर सांद्रण और ए का मोलर सांद्रण। तो रेट बराबर तो हम कर ही चुके पहले ही, तो सिर्फ क्या लिखेंगे, के ए का मोलर सांद्रण और ए का मोलर सांद्रण। ठीक है, दोनों का मोलर सांद्रण दोनों सेम है, तो ऊपर में पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो के ए 2 के पावर 1 और यहां पर हो जाएगा के ए के पावर, कोई दिक्कत नहीं। हम जो इसको अलग अलग मान लो, एक के 1 मान लो, एक के 2 मान लो, नहीं ऐसा नहीं कि दोनों काट देना कि हाँ सर ये दोनों कटेगा, नहीं। एक फॉरवर्ड के लिए तो के एफ मान सकते हैं। दिक्कत हो रहा तो मान लो रेट ऑफ रिएक्शन जब अप्लाई करेंगे तो ये मेरा फॉरवर्ड के लिए आएगा, और ये मेरा किसके लिए आ जाएगा बाबू, बैकवर्ड के लिए। ये मेरा फॉरवर्ड के लिए, ये मेरा बैकवर्ड के लिए। के एफ के बी से भी मान सकते हैं। अब ऐसा समझना, हमको चाहिए ए, इसको इधर भेज दो तो हो जाएगा के एफ बटा में के बी, और ए के पावर में कितना है, ए 2 के पावर में कितना है 1, इधर बच कौन जाएगा, ए के पावर 2। हमको भैया एक जगह पर लाके रखना है, हमको एक पावर 2 की जगह पर नहीं रखना है, तो 2 को इधर भेज दो तो किस में आ जाएगा, रूट अंडर के एफ बटा में के बी और रूट अंडर ए 2 के पावर 1, और ये कितना हो जाएगा ए। अगर रूट नहीं बाहर निकल रहा तो क्या हम लोग रूट को ऐसा लिख सकते हैं, के एफ बटा में डिवाइड में के बी 1/2 और ए के पावर ए 2 का पावर भी कितना हो जाएगा 1/2 बराबर ए। कुछ नहीं, कि बस इसको सॉल्व किए। साम्यावस्था पर रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड लगा दिए, फॉरवर्ड में मेरा रिएक्टेंट A2 हो जाएगा, तो A2 का मोलर सांद्रण। बैकवर्ड में हमारा मोलर सांद्रण अभिकारक कौन हो जाएगा, ये दोनों, तो ये दोनों पर अप्लाई कर दिए रेट। फॉरवर्ड के लिए के एफ माने रेट दर स्थिरांक, बैकवर्ड के लिए के बी माने। दोनों का बेस सेम था, पावर जोड़ दिए, 2 हो गया। के बी को इधर ले आए, इसको इधर ही रहने दिए, फिर स्क्वायर किधर लाए तो रूट में आ जाएगा, और रूट को हम लोग लिख सकते हैं 1/2। अब एक वैल्यू ला के सिर्फ यहाँ रख दो, क्या हो जाएगा, रेट बराबर के, और एक वैल्यू सिर्फ ला के रख दो के, और एक मेरा आ गया के एफ बटा में के बी के पावर 1/2, और एक जगह पर कितना लिखेंगे, ए के पावर 1/2। एक जगह पर जो भी था सबको ला के रख दिए, और बी है तो बी। ये सब गुना होने के बाद सब एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, तो हो जाएगा सर रेट बराबर के 3 मान लेते हैं, सबको नया कांस्टेंट है, या तो के डैश भी मान लो, ए के पावर 1/2 और बी के पावर 1। और अभिक्रिया की कोटि अगर हमसे पूछा जा रहा तो भैया जो भी हमारा अभिकारक के मोलर सांद्रण में होता है उसको जोड़ देंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो 1 और 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5, यानी कि 1/1 1.5 आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, यानी कि 1 × 1/2। कोई दिक्कत, ये देखो जाइए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है डीपीपी में, जाइए बनाइए प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है बाबू, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टॉपिक, अनुक्ता। प्राथमिक सेल क्या होता था, प्राथमिक अभिक्रिया क्या होता था सर, वैसा अभिक्रिया जो एक चरण में पूरा होता है। अगर एक चरण में हो रहा तो जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणक होगा वही उसका घात के क्या होगा, बराबर होगा। तो मान लेते हैं, एग्जाम्पल मान लेते हैं, उदाहरण मान लेते हैं भाई, कि A प्लस में B वो कोई बना रहा P, और ये जो है वो प्राथमिक अभिक्रिया है। प्राथमिक अभिक्रिया कहने का मतलब है कि एक ही चरण में पूरा हो रहा है, केवल एक चरण में, केवल एक चरण में। ये प्राथमिक अभिक्रिया केवल एक चरण में पूरा हो रहा, और अगर ये एक चरण में पूरा हो रहा तो इसमें जितने भी अभिकारक भाग लेंगे, जितने भी पार्टिसिपेट करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं अनुक्ता। इसमें टोटल कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, 1 और 1 2, तो इसका अनुक्ता कितना हो जाएगा भैया, ऐसा रहे कि A प्लस में 2B जो है वो कोई प्रोडक्ट बना रहा है AB2, ठीक है। और ये बोल रहा भैया ये प्राथमिक अभिक्रिया, यानी कि एक चरण में पूरा हो रहा, और एक चरण में पूरा होगा तो अभिक्रिया की कोटि और अनुक्ता दोनों बराबर होगा। क्या हो जाएगा इसका अनुक्ता, तो सर प्राथमिक कोटि प्राथमिक अभिक्रिया में जितना भी हमारा
अभिकारक भाग लेता है उसे हम लोग अनुक्ता कहते हैं। तो 2 यहाँ ले रहा है, 1 यहाँ ले रहा है, तो अनुक्ता कितना हो जाएगा 3। बहुत अच्छा लैंग्वेज लिखा गया है कि प्राथमिक अभिक्रिया में जितने भी परमाणु, अणु या आयन भाग लेते हैं उसे अनुक्ता कहते हैं। चलो बाबू, बहुत अच्छा बात लिखा गया। एक और, अनुक्ता संतुलित समीकरण पर आधारित होता है। संतुलित, संतुलित बोले तो हमारा अभिक्रिया कोटि किस पर आधारित था? हाँ सर, वो जो था अभिक्रिया की कोटि जो आधारित था वो प्रायोगिक पर निर्भर था कि हमेशा पावर दिया रहेगा तो उसको जो जोड़ देंगे वही मेरा अभिक्रिया की कोटि होगा। पर ये संतुलित, इसको बैलेंस करने पर आना चाहिए कि दोनों इधर वाला दोनों अगर बराबर रहेगा, संतुलित रहेगा, तो जितना अभिकारक भाग लेगा वही मेरा क्या हो जाएगा? अनुक्ता। जैसे कि H2 प्लस O2 जो है वो H2O भाग ले रहा। मान लेते ये एक चरण में हो रहा है, ये प्राथमिक अभिक्रिया है, प्राथमिक अभिक्रिया। अब इसको कोई अप्लाई करेगा, बोले सर हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 1, इसका अनुक्ता 2 हो जाएगा। गलत बात, 2 होगा ही नहीं। देख लो, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन कितना है? 1। पहले बैलेंस करते हैं, 2 लगा दिए तो ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 दूनी 4। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2, यहाँ लगा दो। अब ये संतुलित हो गया? हाँ सर संतुलित हो गया। अब देखो तो कितना है सर? 2 ये, और यहाँ कुछ नहीं तो कितना? 1। अब इसका अनुक्ता कितना होगा? तो सर 3। यानी कि अनुक्ता संतुलित समीकरण पर क्या होता है? आधारित होता है। और सुनिए बाबू, अनुक्ता कभी भी नेगेटिव, फ्रैक्शन या शून्य नहीं हो सकता है। और अभिक्रिया कोटि नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन यानी भिन्न, और यहां तक कि शून्य भी हो सकता है। अनुक्ता अधिकतम 3 हो सकता है। 3 से अधिक अनुक्ता बहुत रेयर केस में होता है, यानी बहुत कम अभिक्रिया में होता है। कारण, क्योंकि 3 से ज्यादा अभिकारक आपस में टकरा कर उत्पादक में परिवर्तन होने का चांसेस बहुत कम रहता है। क्योंकि जब तक अभिकारक आपस में टकराएगा नहीं तब तक वो उत्पादक में चेंज नहीं होगा। और 3 अभिक्रिया आपस में एक ही कंडीशन में अच्छी तरीके से टकराए ताकि वो उत्पादक बना सके, जो कि बहुत कम पॉसिबल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए बाबू, तो एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि अभिक्रिया की कोटि और अनुक्ता में क्या अंतर होता है? 5 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है। तो इसको बढ़िया से देखिए, अभिक्रिया कोटि अनुक्ता में क्या अंतर है। अब अगर अभिकारक के सभी पावर के जोड़ देते हैं तो फिर हम लोग उसको अभिक्रिया कोटि कहते हैं। प्राथमिक अभिक्रिया में जितना भी हमारा परमाणु, अणु या तो आयन भाग लेगा उसे अनुक्ता कहेंगे। अनुक्ता हमारा नेगेटिव, फ्रैक्शन या शून्य नहीं हो सकता है। और जो कि हमारा अभिक्रिया कोटि हो सकता है वो हमारा प्रायोगिक पर आधारित होता है, और ये हमारा संतुलित पर आधारित होता है। ऐसा ऐसा बहुत सारा डिफरेंस है। जाइए, सारा पढ़ाया गया है, बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ाया गया है, इसी में पढ़ाया गया है। तो एक बार जाके पढ़िए, बढ़िया से देखिए, और फिर ठीक है। चलो, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? वैसा होता है ना कि जैसे कि ऐसा मान लो कि कोई अभिक्रिया है जो कि देखने से लग रहा था द्वितीय कोटि का है, लेकिन किसी एक अभिकारक के अधिक होने के कारण वो अभिक्रिया अब द्वितीय कोटि का नहीं है, प्रथम कोटि का बन गया है। तो उसे हम लोग छद्म प्रथम कोटि का अभिक्रिया बोलते हैं। छद्म मतलब परिवर्तन, तुरंत परिवर्तन हो जाता है, गिरगिट की तरह तुरंत चेंज हो गया। हम तुमको हुआ देखे थे, हम तुम जा रहा था उधर, है हम नहीं थे, हम है ही नहीं थे, तुरंत परिवर्तन हो गया। अगर वो परिवर्तन हो जा रहा तो उसको हम लोग बोलते हैं छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देखो क्या बोलता है, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया वैसा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जिसमें किसी एक अभिकारक की सांद्रता अधिक होने के कारण यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की तरह काम करता है तो उसे छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। नहीं समझ में आया? थोड़ा सा भी नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, एग्जांपल देते हैं फिर समझ में आएगा, वो बिल्कुल समझ में आएगा। एक एग्जांपल समझते हैं, आ जाइए। उदाहरण कि कोई C12H22O11 है हमारे पास, चीनी का, ये किसका फॉर्मूला? चीनी का। इसको वाटर में ले जाके हम लोग क्या कर दिए? डिजोल्व कर दिए। तो ये टूट जाएगा C6H12O6 प्लस में C6H12O6। एक ग्लूकोज बनाएगा और एक फ्रुक्टोज बनाएगा। अब बहुत सारे बच्चा को लग रहा होगा कि सर ये दोनों तो देखने में एक जैसा लग रहा। अब डायरेक्ट लिख देते कि भैया ऐसा ऐसा 2 बनेगा, यानी 2 मोल ग्लूकोज बनेगा या तो फिर 2 मोल फ्रुक्टोज बनेगा। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हाँ ये ग्लूकोज है ये फ्रुक्टोज है, देखने में तो दोनों तो सेम लग रहा है। हाँ, बुड़बक बनाते हैं आप भाई।
दोनों का आणविक सूत्र समान है, लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होगा। एक में एल्डिहाइड और दूसरा में क्या पाया जाएगा, कीटोन। क्या होता है नहीं होता, हम लोग एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल या बनू, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले, ठीक है। चलो यहां पर आते हैं, सबसे पहले समझते हैं इसको। बोलते भैया कि इसको जैसे ही इसमें डालते तो ये पानी में रखते हैं तो ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज में टूट जाता है। पानी जो था वो अधिक मात्रा में था, बहुत अधिक मात्रा में था। अभी इसका कोटि कितना हो जाएगा, हाँ अभी इसका कोटि कोटि तो बहुत आसानी से बता देंगे सर, अभी हम बताते। तो अभिक्रिया का दर जो होता है वो समानुपाती होता है अभिकारक के मोलर सांद्रण का, यानी C12H22O11 और H2O रह गया सर। ये देखिए यहाँ पर 1 था तो पावर 1 आ जाएगा, H2O में 1 था, 1 1 1 कितना हो जाएगा, अभिक्रिया कोटि 2 हो जाएगा। सर ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा कि कोटि 2 होगा। देखने से कोटि कितना लग रहा, 2, लेकिन 2 नहीं होगा। कैसे, ये एक्सप्लेन करते, आ जाओ। अगर अगर यही है भैया, इसको मैं इसे दिखाते हैं। ये देखो H2O, मान लो कि एक बाल्टी पानी में तुम 1 चम्मच चीनी मिला गया है, बताओ पानी पर कितना प्रभाव पड़ेगा, चीनी डालने से पहले और चीनी डालने के बाद कितना प्रभाव पड़ेगा, लगभग नहीं के बराबर, बहुत कम, बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। यानी कि H2O पहले भी मेरा स्थिरांक था, यानी कि पहले भी मेरा कांस्टेंट था और अभी भी क्या है, कांस्टेंट है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर उसका वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इसको हम लोग एक नया स्थिरांक की तरह मानेंगे। ये बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में होने के कारण इसको एक नया स्थिरांक की तरह मानेंगे। तो ये भी एक स्थिरांक है और दो स्थिरांक को गुना करने के बाद एक नया स्थिरांक आता है। जैसे कि ये मान लेते ये 10 है, ये मान लेते 2 है, तो गुना होने के बाद क्या आ जाएगा 20। ये मान लेते 5 है, ये मान लेते 2 है, तो गुना होने के बाद कितना आ जाएगा 10। तो मतलब कि अगर ये फिक्स है और ये भी फिक्स है तो गुना होने के बाद एक नया नंबर आएगा। तो ये स्थिरांक की तरह काम कर रहा है, ये भी स्थिरांक की तरह काम कर रहा। तो भैया गुना होने के बाद इसको मान लेते हैं कि ये K डाइस है और बच कौन गया, C12H22O11। अब इसका कोटि कितना हो गया 1। तो देखने में कितना लग रहा था अभिक्रिया कोटि कि सर इसका जो होगा वो 2 होगा, लेकिन वास्तव में अभिक्रिया कोटि इसका कितना होगा 1। ऐसा ही बोला जाता है कि वैसा अभिक्रिया जिसका कोटि 1 हो लेकिन अनुक्ता 2। अभिक्रिया में भाग दोनों लिया है, अभिक्रिया में भाग दोनों लिया, प्रथम कोटि का अभिक्रिया है तो अनुक्ता तो 2 हो जाएगा, तो जितना भाग लेते उतना मेरा अनुक्ता हो जाता है। तो अनुक्ता तो 2 हो जाएगा लेकिन कोटि कितना होगा 1। देखने में कितना लग रहा था 2, देखने में कितना लग रहा था 2, लेकिन 2 नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि वैसा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, वैसा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, देखो जोड़ने में लग रहा था 2, जिसमें एक अभिकारक की सांद्रता अधिक होने के कारण, एक अभिकारक की सांद्रता अधिक होने के कारण यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की तरह काम करता है, यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की तरह काम करता है तो उसे छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। चलो बाबू एक एग्जांपल और है कि C6H5COO C2H5H2O जो है C6H5COOH C2H5OH बना रहा। भैया वाटर जो है अधिक मात्रा में ले गया, तो हम लोग इसका क्रिया का दर अप्लाई करेंगे तो बोलेंगे हाँ इसका पावर 1 आ जाएगा, इसका भी पावर 1 आ जाएगा, होना चाहिए 2। लेकिन H2O में कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि ये इतना ज्यादा अधिक मात्रा में कि इसका मात्रा लगभग उसके सामने नहीं के बराबर है। और अगर नहीं के बराबर है तो ये कट जाए, ये और ये गुना के नया स्थिरांक आ जाएगा, तो पावर कितना रह जाएगा 1। तो कोटि 1, लेकिन रिएक्शन में भाग जो है दोनों ले रहता है, अनुक्ता कितना हो जाएगा 2, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो इस पर एक और बताते हैं। क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। क्या बोल रहा कि अभिक्रिया A+2B जो है P बना रहा, ठीक है। तो इसके लिए जो है वेग समीकरण दे रखा है कि dP/dt के A के पावर 2 और B के पावर 1 दिया गया है। यदि A अधिक मात्रा में है तो बताइए अभिक्रिया की कोटि क्या होगा। A कौन सा मात्रा में, अधिक मात्रा में। A अगर अधिक मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में, तो A कैसा काम करेगा, स्थिरांक की तरह। तो ये भी स्थिरांक और ये भी स्थिरांक, दोनों गुना होने के बाद क्या हो जाएगा कि नया स्थिरांक आ जाएगा। यही तो है छद्म प्रथम कोटि का अभिक्रिया कि अगर A
या तो बी, या तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर अभिकारक अगर एक भी अधिक मात्रा में उपस्थित है तो वो कैसा काम करेगा, स्थिरांक की तरह काम करेगा। तो ए बोल रहा है कैसा मात्रा में उपस्थित है, अधिक मात्रा में उपस्थित है, तो ये स्थिरांक की तरह काम करेगा। स्थिरांक के पावर कितना भी रहे तो वो डबल हो जाएगा, डबल होने के बाद फिर से वो गुना हो जाएगा। तो हमारा कोटि किस पर निर्भर करेगा, बी पे, और बी का कोटि कितना है, एक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अगला क्लास में हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ने वाले, इंटीग्रेटेड जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ने वाले, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ने वाले, सेकेंड ऑर्डर पढ़ने वाले, nth ऑर्डर भी पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए बाबू। और जो भी दोस्त यार है एक बार एक्सप्लेन कीजिए इस चैनल के बारे में, बहुत ही अच्छा है, आप लोगों के लिए बहुत ही काम आएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है।